वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग जो तुगलक वंश पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ना है हमें। और इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक जो इसका संस्थापक है उसके बारे में पढ़ लिया है। आप न्यू है चैनल पर, दोपहर 1 बजे ये आप मिडावल हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और इसके साथ में ही रात को 9 बजे जो प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं हिस्ट्री का ही करवा रही हूँ। तो आप दोनों क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम और आरओ मेंस के लिए। अदर जिन भी एग्जाम में जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो भी बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सभी कोर्सेज पे 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं ऐप से, सब में 50% का डिस्काउंट है। ज्ञान सर कूपन कोड है, आप अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए आपको 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मात्र 199 में आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और सिर्फ 99 रुपये में 25 टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। तो तैयारी अच्छे से कीजिए, एग्जाम पास आ गया है और ऐसे कंटेंट को आप चूज़ करिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, जिससे लगता है कि हाँ कंटेंट वहाँ से आ जाएगा और आपका उतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, 4 चीज़ें अलग अलग पढ़ने ना पड़े, एक ही जगह पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कल वाली क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने ये बता दिया था कि इसका समय क्या था, मूल नाम क्या था, राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कौन कौन सी उपाधि ली थी, इनके पिता कौन थे और इनकी मृत्यु कब हुई थी। इतना डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। ये आपके सामने दिख भी रहा है तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो एक बार देख लेंगे। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर होने वाले विद्रोह कौन कौन से हैं। अब इसके समय पर देखेंगे आप विद्रोहों की संख्या कितनी ज़्यादा है। कुल 34 विद्रोह इसके समय पर हुए थे और सर्वाधिक जो विद्रोह हुए वो दक्षिण भारत में थे। कुल 27 विद्रोह हुए थे दक्षिण भारत में। पहला विद्रोह 1326 ईस्वी में सागर के इक्तेदार बहाउद्दीन गुरसाप ने किया था। उसे गुरसाप की जो उपाधि है मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी। तो पहला विद्रोह कब हुआ? 1326 में। दूसरा आगे देखेंगे 1327 से 28 के बीच बहराम आइबा उर्फ किशलू खां ने मुल्तान में विद्रोह किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की कठोर दंड नीति के विरुद्ध होने वाला ये पहला विद्रोह था। मदुरा महबर एहसान खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया था, अर्थात इसके समय पर मदुरा स्वतंत्र हो गया। हरिहर बुक्का इन दोनों लोगों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना की। तो आप देख रहे हैं इसके समय पर क्या हो रहा है, छोटे छोटे क्षेत्र स्वतंत्र होते जा रहे हैं। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के पुत्र कृष्ण नायक ने वारंगल पर कब्जा करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी 1343 से 44 के बीच में। आगे देखते हैं अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क ने दौलताबाद का सूबेदार बनाए जाने पर विद्रोह कर दिया, ठीक है। ये कब हुआ? तो 1340 से 41 के बीच हुआ था। और 1347 ईस्वी में दौलताबाद में सत्ताधिकारी नेता हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। कितने विद्रोह हो रहे हैं इसके समय पर, और इसके समय पर बहुत से क्षेत्र स्वतंत्र होते जा रहे हैं। 1341 में मुल्तान में साहू अफगान का विद्रोह हुआ। 1339 1339 से 40 के बीच गुलबर्गा में अली शाह का विद्रोह होता है। 1338 ईस्वी में बंगाल में फखरुद्दीन शाह का विद्रोह हुआ। 1338 से 39 के बीच बीदर में सिहाब सुल्तानी का विद्रोह हुआ। और 1351 में जो अंतिम विद्रोह था वो गुजरात में मोहम्मद बिन तुगलक के दास तगी ने किया था। तो ये महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, उनको आपको तैयार कर लेना। सारे विद्रोह नहीं पूछे जाएंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दे दिए गए हैं एक लिस्ट में। अब देखिए हमें जो इतिहास की जानकारी मिलती है किसी न किसी इतिहासकार से ही मिलती है। तो यहाँ पर बर्नी के अनुसार दिया गया है कि बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 परियोजनाएं शुरू की थी। कौन कौन सी परियोजना थी? पहली थी दोआब में इसने कर वृद्धि कर दी। दूसरा राजधानी परिवर्तन किया। तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। फोर्थ था कराची अभियान किया। फिफ्थ था खुरासान अभियान। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। दोआब कर में वृद्धि मतलब बर्नी के अनुसार दोआब क्षेत्र में 10 या 20 गुना वृद्धि कर दी गई। वहीं फरिश्ता के अनुसार यह वृद्धि 3 से 4 गुना थी, अर्थात ये तो पता चलता है कि यहाँ पर वृद्धि कर दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के असफल योजनाओं से राजकोषीय कोष को आर्थिक हानि हुई। इसकी पूर्ति के लिए दोआब क्षेत्र की उपजाऊ भूमि पर कर में वृद्धि कर दी गई। दुर्भाग्य से इसी वर्ष इसी क्षेत्र में क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। किसान और जमींदारों से बहुत सख्ती से कर वसूल किया जाता है। इस स्थिति से किसानों ने कृषि कार्य ही छोड़ दिया
और उपज को आग लगा दी और शक्तिशाली जो जमींदार थे इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इतिहासकार में संभवतः यह पहली बार हुआ था जब किसानों ने खेती बंद कर दी थी और इस प्रकार सुल्तान की ये योजना विफल रही थी। पहले तो क्या हुआ देखिए, जो उपजाऊ क्षेत्र था वहां पर कर में वृद्धि की गई। वृद्धि होने के बाद क्या होता है कि उसी साल अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने की वजह से फिर भी जबरदस्ती कर वसूला जाता है। यहाँ पे इस नीति के विरुद्ध विद्रोह हो जाता है जमींदारों के खिलाफ और ये नीति इनकी असफल रहती है। अब राजधानी परिवर्तन से क्या असफलता रही इनकी, ये भी देख लेते हैं। 1327 में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके कहाँ कर दी, देवगिरी। अब देवगिरी का नाम क्या रखा, दौलताबाद रखा। फरिश्ता के अनुसार उसके सलाहकारों ने उज्जैन को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, देवगिरी को चुना क्योंकि वह इस स्थान से अधिक परिचित था। और इन्होंने क्या किया, पहले तो ये जो राजधानी स्थानांतरण किया इससे भी काफी नुकसान हुआ था। अचानक से सारी ले करके जनता वहां पर पहुंचना, और फिर आप देखते हैं जो राजधानी स्थानांतरण भी हुआ था ये भी एक इनका असफल प्रयास हो जाता है। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने किया था। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। उसने सांकेतिक मुद्रा का मूल्य चांदी के टंका के समतुल्य रखा, ये भी असफल रहती है इनकी नीति। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित किया। जनता ने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। बहुत अधिक मात्रा में नकली सिक्के बनाने लगे सभी लोग, और इसके बदले सुल्तान को अपने खजाने से असली सिक्के देने पड़े, जिससे खजाना जो था खाली हो गया। तो ये योजना भी विफल रही। तीसरी योजना ये इनकी थी जो कि विफल हो गई। इसके अलावा खुरासान अभियान करते हैं। सुल्तान ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहां कब्जा करना चाहा। इसके लिए 3,70,000 लोगों की एक विशाल सेना तैयार की तथा 1 वर्ष पहले ही उनको वेतन भी दे दिया इन्होंने। परंतु खुरासान में ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्थिति सामान्य हो गई तो फिर योजना भी विफल हो गई। तो ये भी इनका जो चौथी योजना थी वो भी विफल रहती। 5वां क्या था, कराची अभियान किया था इन्होंने 1337 ईस्वी में। यह अभियान खुरासान के तुरंत बाद कुल्लू कांगड़ा अथवा जो कुमायूं पहाड़ी है वहीं पर स्थित है कराचिल, इसके शासक के विरुद्ध था, जिसमें सुल्तान को जनधन की हानि हुई, परंतु कराचिल के शासक ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, लेकिन उससे पहले जो अभी तक आपने पढ़ा उसको मैं रिवाइज कराने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी के बारे में 1320 से 1414 तक रहते हैं। ठीक है, 8 रूलर्स इसमें आते हैं। 94 ईयर इनका जो शासनकाल है वो रहता है, जिसमें संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। और 1320 से 1325 ईस्वी तक रहता है, गाजी की उपाधि लेता है, और ये हिंदू माँ की पुत्र रहता है, ये मैं बता भी चुकी हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक रहता है और सबसे विद्वान माना जाता है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था। तो इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा इसने कुछ योजनाएं शुरू की थी। कौन कौन सी योजनाएं थी, 5 मैंने बताई। दोआब में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान और कराची अभियान। और इनके बारे में भी मैंने बताया क्यों ये असफल रही थी। ठीक है, इसने क्या किया था, कृषि में तकावी ऋण लिया था, और इसके अलावा इसने कर में दोआब कर में वृद्धि की थी, जो कि उसकी योजना असफल रही थी। इसके अलावा इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवाने अमीर कोही। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट्स और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ये है। इसके समय में कुछ क्षेत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो स्वतंत्र हो गए थे, जैसे मदुरा हुआ था 1334 में, वारंगल भी हो गया था, और विजयनगर हो गया था 1336 में। हरिहर और बुक्का ने मिलकर के स्थापना की थी। बहमनी भी बन गया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू के नाम से जानते हैं, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो इस तरह कुछ क्षेत्र इनके समय पर क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके बारे में भी जान लेंगे हम। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसके बारे में और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर बैठने वाले सुल्तानों में से सबसे अधिक पढ़ा लिखा था और एक अच्छा सुलेखक और कवि भी था। इमासी के अनुसार ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है पहला सुल्तान था जो कि गंगा जल का सेवन करता था और हिंदू त्योहारों जैसे होली है इसको बड़ी धूमधाम से मनाता था, और इसने किसी भेदभाव के बिना भी पदों का आवंटन किया था योग्यता के आधार पर। मतलब वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, योग्यता के अनुसार इसने आवंटन किया था क्षेत्रों का या फिर पदों का। राज्यारोहण के तुरंत बाद उसने मोहम्मद नाम अपनाया। एडवर्ड थॉमस ने उसे सिक्के बनाने वालों का सुल्तान और धनवानों का युवराज कहा, और इसको मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। राजमंदिर अभिलेख में मोहम्मद तुगलक अर्थात उलूग खां की विजयों का उल्लेख भी है, और इस लेख में उसे दुनिया का खान कहा गया है। 1328 ईस्वी में सरबन शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का वर्णन
पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती कहकर किया गया है और उसमें उसे ऐसा शासक बताया गया जिसके काल में दिल्ली में वेदों के गायन से भी पाप भाग जाते हैं। पूरा ज्ञानपुरीश्वर मंदिर का लेख मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के 90वें वर्ष का है। इस लेख में उसे आगी सुल्तान कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, याद रखिएगा, बलबन के लाल भवन में हुआ था। दोनों ने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन भी किया था और दोनों के बारे में कॉमन बात क्या है कि भू राजस्व की दर 50% रखी थी। दोनों ने खुम्स में 80% या 4/5 भाग जो राज्य का हिस्सा है वो माना। दोनों ने गृह कर और चारागाहों पर कर वसूला था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। जैन जिन प्रभा सूरी के साथ विचार विमर्श मोहम्मद बिन तुगलक करता था, वहीं अकबर के साथ विचार विमर्श कौन करते थे, हरि विजय सूरी करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर दो ऐसे शासक हुए जिनकी धार्मिक नीतियों के खिलाफ काजियों ने फतवा जारी किया और अकबर के खिलाफ जौनपुर के काजी मुल्ला यजदी ने फतवा जारी किया था। इब्न बतूता ने ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके साम्राज्य के लिए हिंद या फिर सिंध शब्द का प्रयोग किया है और इसने ही सर्वप्रथम अकाल संहिता का निर्माण कराया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अला अर्थात सुल्तान ईश्वर की छाया है ऐसा कह करके अंकित कराया और ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित कराए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई है। अब ये जो फैक्ट आप पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ नहीं लेना, यहाँ से स्टेटमेंट बन जाते हैं, जैसे कि किसने इब्न बतूता द्वारा किसके सिक्कों को दिनार की संज्ञा दी गई है, तब ऐसे प्रश्न भी तो स्टेटमेंट बन सकते हैं। या फिर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी चांदी सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई, तो गलत हो जाएगा कथन अगर आप एक एक फैक्ट नहीं देखेंगे। फिर आपको ये भी देखना है कि दे दिया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक दोनों का राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ, गलत हो जाएगा क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ था। इस तरह फैक्ट बदले जा सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। इब्न बतूता ये 1333 से 1347 ईस्वी तक रहता है। मोरक्को का ये अफ्रीकी यात्री था, मतलब मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में है, तो वहाँ का ये यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत में आया था। ठीक है, 1325 से 1351 तक किसका कार्यकाल है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का, उसके समय पर आया था। 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है किताबुल रिहला, रिहला से आपको याद होगा, जिसमें अपनी यात्रा का वो विवरण करता है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे डाक व्यवस्था का। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। तो ये आज हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट क्लास बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, वो मैंने कंप्लीट करा दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिवीजन करते रहिए साथ में, जो पिछला पढ़ते जाते हैं उसको एक बार आप अपने माइंड में सोचा करिए कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा इस शासक के बारे में, सुल्तान के बारे में। ठीक है, उपाधि क्या है, कौन कौन से अभियान किए, और इसके अलावा इसके समय पर कौन कौन सी पुस्तक या फिर कौन कौन सा यात्री आया, कोई अदर फैक्ट इंपॉर्टेंट है तो वो भी देख लीजिए इसके समय पर, जैसे कि काफ़ी क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे, उससे प्रश्न बन सकते हैं, क्रोनोलॉजी भी बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी 15 अगस्त तक सारे कोर्सेज पे 50% ऑफ चल रहा है। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करिए, ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।